बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the physics class for grade 10. Today we are discussing about the next chapter, which is chapter number 4. Last 3 वीडियोज़ में हमने 3 चैप्टर्स क्लियर किए। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो उन वीडियोज़ को जो है बार बार देख कर जो है कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया जा सकता है। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि है फोर्स एंड मोशन। उसका ज़्यादा टॉपिक आज हम डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चैप्टर का नेम है फोर्स एंड मोशन। स्टार्ट हम यहीं से ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं कि इस चैप्टर में जो नेम इसको दिया गया फोर्स एंड मोशन, वो किस बेस पर दिया गया है और यहाँ इस चैप्टर में जो इंक्लूड है वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा था काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, और काइनेमेटिक्स को हमने डिफाइन करते हुए आपको ये बताया था कि काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की सब ब्रांच है, जिसमें मोशन को डील करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसी तरह से मैकेनिक्स की एक और सब ब्रांच है जिसको डायनेमिक्स कहा जाता है। डायनेमिक्स में मोशन के कॉजेज को डील किया जाता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं मोशन की स्टडी की जाती है विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब इस चैप्टर का ताल्लुक असल में डायनेमिक्स से है, इसलिए इस चैप्टर का जो हमें टाइटल मिल रहा है उसमें फोर्स और मोशन दोनों का तस्करा किया गया कि मोशन के कॉजेज के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। तो डायनेमिक्स की डेफिनेशन यहाँ हमारे सामने आ गई। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। के असल में यहाँ हमने देखना है कॉजेज ऑफ मोशन को। अब कॉजेज ऑफ मोशन में जिसकी बात आती है वो फोर्स ही है, कि एक्चुअल तौर पर मोशन का जो कॉज है, किसी बॉडी का स्टॉप होना, किसी बॉडी का चलना, इन दोनों में फोर्स का जो है वो डायरेक्ट एक रोल है। तो अभी फोर्स क्या है पहले हम डिफाइन कर चुके हैं इंट्रोडक्शन की क्लास में, जब हमने चैप्टर 1 किया था उसमें भी हमने फोर्स की बात की थी। तो यहाँ दोबारा इस चीज़ को डील करते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स एक्चुअली। जब हम देखते हैं कि कोई एक स्टेशनरी बॉडी किसी जगह मौजूद है और उसको एक लड़का, एक बॉय फोर्स अप्लाई करता है उस पर, और उस फोर्स को अप्लाई करने से उस बॉडी को अपनी जगह से ज़रा डिस्प्लेस करता है, एक जगह से वो बॉडी दूसरी जगह चली जाती है। जब वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो हम ये कहते हैं कि उस बॉडी में ये मोशन का सेंस आया। लेकिन इसका कॉज क्या था? इसका कॉज जो है वो फोर्स था। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंज दी स्टेट ऑफ द बॉडी। अब स्टेट इसने चेंज की कि एक जगह से दूसरी जगह इस बॉडी को शिफ्ट कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक ट्रक है या एक कार है और उस पर हम फोर्स अप्लाई करें, एक लड़का ही फोर्स अप्लाई करता है, और फोर्स अप्लाई करने के बावजूद वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती, उसी जगह मौजूद रहती है, तो यहाँ क्या फोर्स अप्लाई नहीं की गई? नहीं, यहाँ भी फोर्स अप्लाई की गई है, लेकिन यहाँ फोर्स अप्लाई करने
से इस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये हुआ कि फोर्स को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अब यहां हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो दोनों सीक्वेंसेस में आ सकती है। अब सामने वाली जो बॉडी है उस बॉडी के लिहाज से अगर फोर्स मुकम्मल नहीं लगाई जाएगी तो वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। तो यहां पर हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब फोर्स के लिहाज से आप देखें तो जो दूसरी बॉडी है उस बॉडी के लिहाज से ये फोर्स की एप्लीकेशन है कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, और फोर्स के अप्लाई करने से अगर वो अपनी स्टेट चेंज करती है बॉडी या चेंज नहीं करती है, दोनों सूरतों में हम ये कहेंगे ज़रूर कि ये फोर्स अप्लाई हुई। अगर से कहीं पर फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस कर गई और कहीं फोर्स डिस्प्लेस ना कर सकी। इसके फार्मूला और इसकी जो डेफिनेशन यानी फर्दर जो डेफिनेशन है और यूनिट उससे मुतालिक जो बात हम लेक्चर के आगे करते हैं, लेकिन यहाँ एक और बात साथ हम करते चले जाएं कि फोर्स से हम अगर काइनेमेटिक्स के लिहाज से देखें तो कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का एक एजेंट भी फोर्स है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाना। अब वेलोसिटी में चेंज लाया भी जा सकता है और लाने की कोशिश भी की जा सकती है। सो वी कैन से आल्सो फोर्स इज एन एजेंट दैट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी और कैन टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। ठीक है, दोनों सूरतों में हम जो है इसको फोर्स को ये इस अंदाज से बता सकते हैं। तो डायनेमिक्स में एक्चुअल तौर पर हम कॉजेज ऑफ मोशन को देख रहे हैं और जिसमें हमने आपको बात बताई फोर्स की, और मोशन पहले डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मोशन आपके सामने यूं डिफाइन किए देते हैं कि मोशन हमने पहले भी आपको जिस तरह बताया कि मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह जब कोई बॉडी चेंज करती है, दिस इज कॉल्ड मोशन। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो मोशन में नहीं है। कई जगह पर हमें इसके अलावा भी सीक्वेंस नज़र आते हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है और सराउंडिंग के एतबार से उसकी जगह चेंज नहीं हो रही तो तब भी उसकी मूवमेंट हमें नज़र आएगी, लेकिन एक्चुअल तौर पर वो कंप्लीटली अपनी जगह अगर चेंज नहीं कर रही है तो वो जिस चीज़ का पार्ट है उसके लिहाज से वो अपनी सराउंडिंग ज़रूर चेंज कर रही है। जैसे हम एक बस में सीट पर बैठे हुए एक लड़के को देखते हैं कि अगर चे वो अपनी सराउंडिंग वाइज जो अपनी जो पोजीशन है चेंज नहीं कर रहा, लेकिन बस अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, क्योंकि बस का वो पार्ट है तो बस अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जो अपनी जगह चेंज कर रही है तो इस लिहाज से वो भी मोशन में है। नेक्स्ट वन हम डील करते हैं कि जहां मोशन और फोर्स की बात आ रही है, यानी फोर्स कैसे मोशन का कॉज है और मोशन के कॉजेज के बारे में जो डिस्कशन है ये एक मुहिम्मा थी, एक प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको जो है बार बार यानी वो फिजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई मोशन के कॉजेज, कि भाई किस तरह मोशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होती है या फिर किस तरह उसको स्टॉप किया जा सकता है। तो इसके बारे में फिजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक टास्क था। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपने लॉज के ज़रिए इसको डिस्क्राइब किया। उससे पहले गैलीलियो ने जो है ये बात बताई थी कि कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पर अप्लाई ना हो, लेकिन इसकी एक स्टेटमेंटल बात थी, कोई इसमें प्रूव नहीं था, कोई लॉ की सीक्वेंस नहीं थी, एक स्टेटमेंट था जस्ट। तो आइजैक न्यूटन ने इसको लॉज की शेप दी और डिस्क्राइब किया कि फोर्स क्या है या किसी मोशन के कॉजेज क्या हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज में, जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, उसमें अपनी जो स्टडी है उसमें उन्होंने ये बात क्लियर की कि मोशन के कॉजेज क्या हैं। तो अपने फर्स्ट लॉ में सर आइजैक न्यूटन ये स्टेट किए गए 1687 में, जैसे मैंने आपको बताया सर आइजैक न्यूटन ने, और अपने फर्स्ट लॉ में ये बताते हैं कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स फॉर्म और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कि एक बुक टेबल पर मौजूद रहे तो ये अपनी स्टेट उस वक्त तक चेंज नहीं करेगी जब तक
इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अगर हम यहाँ देखें इस वक्त भी दो फोर्सेज हैं जो कि बैलेंस हुई हुई हैं, एक बुक का वेट है और दूसरा सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस टेबल की तरफ से लग रही है, टेबल उसको उसके वेट के लिहाज से उसको संभाले हुए। अब ये दो फोर्सेज आपस में इक्वल हैं, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक इसको नहीं लगेगी तो इस बुक को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इसी तरह से एक कार अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक इस पर ब्रेक सप्लाई नहीं होंगी। और इस जगह में ये नजर आ रहा है कि यहां पर भी दो फोर्सेस तो मौजूद हैं, एक वेट इसका और एक सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। अब एक फोर्स तो ये अप्लाई कर रही है लेकिन इसके अगेंस्ट जब तक कोई फोर्स नहीं होती तो वो इसके स्टेट को चेंज कर सके, वरना इसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट यही है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब इस जगह इस चीज को देखा जाए कि एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो इसके बावजूद बॉडी अपनी स्टेट चेंज ना करे तो फिर हम क्या कह सकते हैं, यानी फोर्स अप्लाई हो रही है एक तरफ तो हम कह रहे हैं ना अनलेस द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अब उस एक्शन की बात यहां की जा रही है, क्या मतलब ये हुआ जिस तरह अभी यहां फोर्स की डेफिनेशन में टेंड टू प्रोड्यूस द चेंज की बात हमने की, तो इसी तरह से अगर फोर्स जो अप्लाई की जा रही है वो फोर्स उस बॉडी की स्टेट चेंज करने में नाकाम रही, फेल हो रही है, तो क्या ख्याल है कि फोर्स अप्लाई नहीं हुई, बल्कि फोर्स अप्लाई हुई है लेकिन उस बॉडी की जो मास है उसके लिहाज से वो फोर्स कम थी, तभी उसकी स्टेट चेंज नहीं कर पाई। फोर्स अप्लाई हुई लेकिन बॉडी ने अपनी स्टेट चेंज नहीं की, तो उसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि फोर्स अप्लाई नहीं हुई बल्कि ये फोर्स जो अप्लाई हुई वो बॉडी के मास के लिहाज से कम थी। अब इस चीज को आइजैक न्यूटन ने कुछ इस तरह से बताया कि हर बॉडी में उसकी मास की वजह से एक प्रॉपर्टी होती है मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में कि वो रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन उस फोर्स के बावजूद उसकी स्टेट में चेंज होने के रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट, इसकी स्टेट चेंज करने में रेजिस्ट करे। हर एक बॉडी में ये प्रॉपर्टी मौजूद है। अब वो प्रॉपर्टी जो कि मास की वजह से है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। बिल्कुल एक छोटा सा स्टोन थ्रेड में जो है हम टाइट करके उसको मूव कर सकते हैं इजीली, लेकिन एक ब्लॉक को इसी तरह से मूव करना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मास, और उस मास की वजह से जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है वो है इनर्शिया। तो इस इनर्शिया के बेस पर आइजैक न्यूटन ने ये जो बात की कि अनलेस द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी फोर्स का एक्शन उसको उसकी स्टेट को चेंज जब तक नहीं कर सकता अगर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसमें उन्होंने इनर्शिया को भी डिस्क्राइब एक्चुअल तौर पर कर दी है। तो इस लॉ में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक तो फोर्स की डेफिनेशन आ रही है जो कि हम यहां पर कर चुके हैं कि आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन बता रहा है कि फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अब टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी में हमारे पास ये चीज आ रही है कि तमाम जो मेटेलिक बॉडीज हैं उनमें एक प्रॉपर्टी मौजूद है, उस प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी द बॉडी द बॉडी रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट, अपनी स्टेट में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है, और दिस इज द इनर्शिया। देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इन दो एग्जांपल्स के अलावा अब ये भी देख सकते हैं जो कि इनर्शिया के लिहाज से डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल के लिहाज से कि अगर एक ग्लास में वाटर हमने फिल किया और उस पर एक पोस्ट कार्ड रखते हैं और उसके ऊपर एक कॉइन हो, कॉइन को रख दिया जाए, इसको हल्का सा फिंगर से फ्लिक किया जाए तो कार्ड के यहाँ से हट जाने के बाद ये कॉइन जो है पानी में गिर जाता है, ग्लास में गिर जाता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया।
क्योंकि इसका मास जो है वो उस फ्लिक से ज्यादा है, तभी इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई और ये कार्ड यहां से आउट हो गया, स्लिप हो गया और वो कॉइन जो है वो ग्लास में गिर गया। इसी तरह से आप देखते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है, चलती है, तो जो पैसेंजर्स हैं, जो सीट पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो उस जर्क की वजह से बैकवर्ड जो है वो फॉल करते हैं, गिरते हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि जो बॉडी है उनकी गाड़ी के साथ जो अटैच है, अपर पार्ट जो है वो फ्री है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है मूव करता है। जो बॉडी के साथ फिक्स है वो तो बॉडी के लिहाज, वो तो उस बस के लिहाज से ही मूव करता है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो उसके अगेंस्ट मूव करता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट लॉ जिसमें हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं कि एक तो इनर्शिया के बारे में पता चला और एक फोर्स की डेफिनेशन के बारे में पता चला। अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ ये फोर्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रहा है, यानी यूं समझ लीजिए कि इससे हमें फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मिलेगा। इस लॉ में न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन ये कहते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई होती है, सो इट प्रोड्यूस, अब ये फोर्स प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब यही हुआ, मैंने आपको बताया जिस तरह एक्सेलरेटर जो यूज होता है गाड़ी में, तो अगर स्पीड अप या स्लो डाउन उसको किया जा सकता है। जब वो फोर्स अप्लाई हो, किसी बॉडी को वैसे पुश मिल रहा है फोर्स के लिहाज से, तो उस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। लेकिन ये बात यहां समझने की है कि बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मास पर ये बात हो सकेगी। यानी ऐसा हो कि एक कार्ट है, उस कार्ट पर कुछ सामान रखा हुआ है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की, आप ये कह रहे हैं जो फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं हम, उस फोर्स और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जिस तरह एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी उसी के साथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें कॉन्स्टेंसी किसी एक क्वांटिटी की होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल ये चीज सामने आएगी जो आप यहाँ आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इस कार्ड पर ये लोड मौजूद है, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम कंटिन्यूसली इसका वेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसमें चीजें शामिल करते जा रहे हैं। तो यकीनन अगर हमने उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा तो हमें फोर्स बढ़ानी होगी। बिल्कुल इसको इस तरह से ले लें, एक बच्चा इस कार्ड को अगर पुश कर रहा है, धकेल रहा है, लेकिन उस जगह पर वेट कंटिन्यूसली उसको बढ़ाते चले जाएं, तो उस बढ़ाने पर क्या होगा, एक्सेलरेशन उस तरह का प्रोड्यूस नहीं होगा जो कि एट स्टार्ट ऑफ द केस आपको जो है मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कांस्टेंट मास पर ये हो सकता है। सिमिलरली हम ये देखते हैं कि अगर इन दोनों का रिएक्शन देखा जाए कि एक्सेलरेशन कब कम प्रोड्यूस होगा, तो जब मास बॉडी की ज्यादा हो जाएगी, जैसे यहां नजर आया मास ज्यादा हुई तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी, लेकिन अगर वही एजेंट होगा तो यकीनन हमें यह देखने को मिलेगा कि एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। उसका रीजन है मास की इनवर्सिबिलिटी विद द एक्सेलरेशन। और ये कब होगा कि एजेंट वही रहे, यानी फोर्स कांस्टेंट रहे। ठीक है, दो इक्वेशंस हमारे पास ये बन गई, दिस वन बी वन, दिस वन बी सेकंड। कंबाइनिंग दी इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, सो ए इज प्रोपोर्शन टू एफ ओवर एम। ठीक है, एफ हमारे पास फोर्स है, एम मास है, ए एक्सेलरेशन है। इसी तरह से जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, इस साइन को जब रिमूव किया जाता है तो कांस्टेंट यूज होता है। इनटू एफ फोर्स ओवर एम मास। यहां कांस्टेंट यूज हो रहा है, वो के कांस्टेंट यूज हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिस्टम। किसी सिस्टम के लिहाज से अगर ना देखा जाए तो यूनिट सेंस में बात की जाए कि द वैल्यू ऑफ के विल बी 1 व्हेन 1 न्यूटन बाय द
एक्शन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स ऑन 1 किलोग्राम बॉडी 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, सो k विल बी 1। ये सब 1 हो गया तो k हमारे पास यहाँ क्या होगा 1 होगा। सो k को अगर हम 1 के लिहाज से रिप्लेस कर दें, सो k इज इक्वल टू k की जगह 1 आ गया इंटू f अपॉन m। सो वी कैन से द इक्वेशन बिकम f इज इक्वल टू m, यहाँ डिवाइड कर रहा है a के पास जाकर ये मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। सो f इज इक्वल टू एम ए और एम ए इज इक्वल टू एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया कि कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी बॉडी का मास हमें पता हो और हमें एक्सेलरेशन पता हो कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसकी फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर फोर्स हमें पता हो, उस बॉडी का मास पता हो, ये बता सकते हैं हम कि उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। और यहां से हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी आ रही है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। सिमिलरली हम यहां इसका यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आइजैक न्यूटन ने अपने नेम से उसको जो है लिंक किया। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो हम यूं कह सकते हैं द फोर्स विल बी 1 न्यूटन if it produce in the body of 1 kilogram 1 meter square second acceleration. Again, Newton can be defined as the force will be 1 Newton if it produce 1 meter square second, 1 meter per square second acceleration in the body of 1 kilogram. So यहाँ पर हमारे पास ये न्यूटन की डेफिनेशन भी आ गई, जो कि न्यूटन फोर्स की यूनिट है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों तो अपनी जगह आते रहे। तो सेकंड लॉ जो है हमारे पास वो तकरीबन कई बार पूछा गया। 2019 में, 2018, 19, 13 और 11 इन ईयर्स में ये पूछा गया है। 2011, 13, 18 एंड 19 इन ईयर्स में ये सेकंड लॉ है बाकायदा डेरिवेशन के साथ। ठीक है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड लॉ। अच्छा, सेकंड लॉ की एग्जांपल के लिहाज से आप देखें तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए फोर्स का एक्शन ज़रूरी है, और जितना एक्सेलरेशन आप कम से कम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको फोर्स के एक्शन के लिहाज से उसकी सपोर्ट जो है बढ़ानी होगी। यानी इसकी आप एग्जांपल यूँ ले लीजिए कि आमतौर पर हमने देखा होगा कि ग्लासवेयर्स टाइप के जो पोर्ट्स होते हैं, इनको कैरी करने के लिए आमतौर पर यह किया जाता है कि इनके दरमियान जो है स्ट्रॉ वगैरह फिल कर दिया जाता है। अब स्ट्रॉ वगैरह फिल करने की बुनियादी वजह क्या है, एक तो ये वो सेंसिटिव होते हैं, और फोर्स के एक्शन पर एक्सेलरेशन ज़्यादा आने पर वो आपस में स्ट्राइक कर सकते हैं और उनमें टूट फूट आ सकती है। इसी तरह से जहाँ हमें ये बात पता चली कि भाई एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जब फोर्स का एक्शन ज़्यादा होगा, तो फोर्स के एक्शन को ट्रैप करने के लिए हम उसके लिहाज से काम कर सकते हैं ताकि एक्सेलरेशन कम से कम प्रोड्यूस हो, और किसी तरह का अगर नुकसान हमें वहाँ मिल सकता है, लॉस मिल सकता है, तो उससे हम बच सकें। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड लॉ, जो कि 2013 में आया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉस, इसमें हम देख रहे हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ से पहले हम ये चीज़ देख लें, जब हम कहीं किसी जगह बैठे हुए होते हैं, कोई चेयर है, ज़ाहिरी तौर पर हमें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फोर्स भी हम अप्लाई नहीं कर रहे स्टेशनरी फॉर्म में। लेकिन एक्चुअल तौर पर अगर आप देखें, जो हम बैठे हुए हैं, तो वेट हमारी बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
और ये जो चेयर है इसका सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उस वेट को बैलेंस किए हुए तभी हम एक चेयर पर जो है बैठे हुए कोई फोर्स जो है उस पर मौजूद नहीं होती। यानी यूँ समझ लीजिए कि किसी फोर्स को हम तब जज कर सकते हैं जब उसका अनबैलेंसिंग इफेक्ट मौजूद हो। अनबैलेंसिंग इफेक्ट का मतलब ये कि अगर कोई सीक्वेंस ऐसा हो जाए कि चेयर ब्रेक कर जाए तो हमें ये पता चला कि क्योंकि हमारे गिरने से अब वो जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन था वो नहीं हो सका, तो बैलेंसिंग इफेक्ट से पता चलेगा कि हाँ जी ये वेट है, वेट की वजह से हम नीचे जा रहे हैं और कोई फोर्स थी जिसने हमें संभाला हुआ था और वो थी सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरह से आप ये देखें कि जिस कदर वेट होता है तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन उसी लिहाज से बढ़ता चला जाता है, इवन कि वो अपनी लास्ट लिमिट तक पहुंचता है और फिर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि दूसरे मामले में यूँ समझ लीजिए वेट आप रखते चले जाएं, जब तक उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी तो आपको वो संभाले रखेगा। वेट जब उसकी फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी। किसी टेबल पर अगर हाथ आप रखें, जिस कदर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो सरफेस के लिहाज से आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, यानी किसी जगह एक्शन जो आप कर रहे हैं तो उसके इक्वल जो है रिएक्शन हो रहा है आप पर। एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ठीक है, किसी बॉल को अगर हम थ्रो कर रहे हैं वॉल पर, एक्शन के लिहाज से आप देख सकते हैं तो बॉल पर एक्शन हुआ, बॉल को हमने थ्रो किया तो ये वॉल पर स्ट्राइक किया, ये वॉल पर एक्शन हुआ। रिएक्शन में वॉल ने बॉल पर एक्शन किया और बॉल को रिवर्स तौर पर जो है दोबारा वापस बॉल आ गई। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, इस जगह सिर्फ ये चीज़ समझ लेना कि इसी तरह के रिएक्शन होते हैं, बल्कि रिएक्शन जो है हर लिहाज से आप देख सकते हैं। जहाँ हम चल रहे हैं तो चलते हुए हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्लोर पर और सरफेस फ्रिक्शन जो है, सरफेस की जो फ्रिक्शन है हमारी उस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करती है और हमें चलने में आसानी होती है। यानी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ तो हमारी बॉडी को जो है ये फ्रिक्शन यूँ स्टॉप कर रही है और इस तरह से चलना आसान हो रहा है। इसको समझना बहुत आसान है पानी के लिहाज से कि पानी में आप देखें तो एक तरफ फोर्स अप्लाई की जा रही होती है, पानी को पीछे की तरफ फेंका जा रहा होता है, ये एक्शन ऑन वाटर है। और वाटर का एक्शन क्या होता है, वो बोट को आगे की तरफ उस पैड की वजह से आगे की तरफ जो है वो पुल कर रही होती है, ये एक्शन ऑन बोर्ड। ठीक है, वाटर की वजह से होता है। बिल्कुल ये सीक्वेंस चलने में भी है। कोई हॉर्स कार्ट है, कोई बुल कार्ट है, वो जब किसी लोड को कैरी कर रहे हैं वहाँ भी ये सीक्वेंस हो रहा है। तो इस लिहाज से ये है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ। कई और जगह इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। बुलेट फायर की जाती है तो वहाँ पर एक्शन जो है बुलेट पर हो रहा है, रिएक्शन में गनर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। रॉकेट के फ्लाई होने में भी यही सीक्वेंस है कि उसकी जो फायर है वो डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करती है और रिएक्शन के तौर पर जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज। और इन 3 लॉज का क्वेश्चन जिस तरह मैंने ये बताया कि ये न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये 2013 में भी आया है और इसके अलावा इन तीनों लॉज को 2017 में एक साथ पूछा गया कि न्यूटन्स डिस्क्राइब दी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो 3 लॉज के वहाँ स्टेटमेंट बताने, जहाँ पर आपसे सिर्फ एक लॉ के बारे में कहा गया तो वहाँ आपने उसको डिस्क्राइब करना विद द एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल्स अभी बताएगी। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। अब देखें कॉमन वर्ड्स में हम वेट और मास को एक ही कहते हैं। जैसे मैटर की अगर डेफिनेशन आप देखें तो स्टार्टिंग से ही हम कहते हैं एनीथिंग कीप वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यूँ हम कहते हैं। लेकिन वेट का वर्ड कॉमनली जो यूज़ किया जा रहा है वो मास ही की जगह यूज़ किया जा रहा था। तो स्टैंडर्डली मास और वेट में डिफरेंस है जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो देखते हैं जी। वेट एंड मास, पहली बात तो हमें
ये कई जगह पर मैंने वेट की बात की कि भाई वेट फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। आपके सामने मैं फर्स्ट लॉ से थर्ड लॉ तक मैंने ये बात आपके सामने की। तो यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि वेट तो एक फोर्स ही है। तो वेट इज अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, कि वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ जो है वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड दी वेट। मास क्या है? मास इज एक्चुअल द मेजर ऑफ एनर्जी है। जो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि कोई बॉडी अपनी स्टेट जब चेंज करने में रेजिस्ट कर रही है तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एनर्शिया है। उस एनर्शिया की मेजरमेंट एक्चुअल तौर पर मास के लिहाज से की जाती है। तो मास इज एक्चुअली मेजर ऑफ एनर्शिया एंड इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो मास के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ एनर्शिया भी इसको कहते हैं, मेजर ऑफ एनर्शिया एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है जी। सेकंड वन, ये इनकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड, यूनिट। वेट फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। मास, अच्छा, जब यूनिट वाइज न्यूटन को लिखा जाएगा तो स्मॉल एन से लिखा जाएगा, कैपिटल एन से न्यूटन का लिखना वो सर आइजैक न्यूटन का जिस तरह नेम है, यानी नेम ऑफ द पर्सन है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, तो सिंबल इसका कैपिटल एन है। मास का ऐसा यूनिट, अब ऐसा यूनिट है ये न्यूटन, दिस इज द एस आई यूनिट। ऐसा यूनिट क्यों, वो भी आपको बताते चलते हैं। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है उसका के। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब न्यूटन को डिफाइन किया तो उसमें हमने बताया कि व्हेन मास ऑफ 1 kg इज डिस्प्लेस अप टू 1 meters per second square एक्सेलरेशन, सो द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। यानी वो फोर्स 1 न्यूटन है जो कि 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। तो वहां पर हमने बात की मास किलोग्राम में। जब मास किलोग्राम में होगी तो वो सिस्टम होगा एस आई। ठीक है, तो इस लिहाज से न्यूटन का जो यानी फोर्स का जो यूनिट न्यूटन है वो एसआई में है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मास किलोग्राम में। अगर यहाँ ग्राम में होगी तो वहां पर न्यूटन नहीं कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेचर वाइज देखें, वेट की बात हमने कर दी कि इट इज द फोर्स विच डायरेक्ट द बॉडी आर पुल द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसकी डेफिनेट डायरेक्शन की बात है। और स्केलर मास की क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है इसलिए दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। वेट में हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और मास में कोई इस तरह की डायरेक्शन की बात नहीं है। फर्दर मेजरमेंट, कि मेजरमेंट कैसे की जाती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, और मास को फिजिकल बैलेंस जो सिंबल आपने यूज़ किया क्लास 9 में भी मास मेजरमेंट के लिए, तो फिजिकल बैलेंस यूज़ किया जाता है। ठीक, इसी तरह से फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जब वेट को हमने मेजर करना होता है, W इज इक्वल टू mg। और मास को मेजर करना होगा तो फॉर्मूला हम न्यूटन्स लॉ यूज़ करेंगे जो कि F इज इक्वल टू ma है, और यहाँ पर मास हमने फाइंड आउट करना होगा तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू F ओवर a। इस तरह से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉज फार्मूला। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए इन दोनों के, मास और वेट के। इसके अलावा एक और बात भी कि वेट जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है मीन के पोल्स पर इसके वेट की जो क्वांटिटी है वो कुछ और होगी, क्योंकि जी ये डिपेंड करता है जी पर। अब जी की वैल्यू में जितनी वेरिएशन आएगी उतने वेट में वेरिएशन आएगी। सो दिस इज नॉट दी कांस्टेंट क्वांटिटी। मास को किसी लिहाज से कांस्टेंट कहा जाता है, इवन के अगर स्पेस वाइज बात करें तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, लेकिन नॉर्मल केसेस के लिहाज से मास को कांस्टेंट क्वांटिटी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज का। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज से पहले हम एक
टॉपिक देख लेते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। यानी बॉडी कोई स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दी जाए, इस स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हुए इसकी मोशन के कॉजेज क्या होंगे, क्योंकि डायनेमिक्स में हमने यही देखना है, डायनेमिक्स में मोशन की कॉजेज को देखा जा रहा है। तो इस एतबार से कि स्ट्रिंग से जब कोई बॉडी कनेक्ट हो रही है, एक है या मोर देन वन है, तो उनकी मोशन पर क्या इफेक्ट आएगा। अब पहले एक सिंपल एक बॉडी को देख रहे हैं हम, जो कि अटैच है एक बॉडी किसी स्ट्रिंग के साथ, तो इसमें कितनी फोर्सेस इस वक्त एक्ट कर रही हैं। अगर गौर से देखा जाए तो बॉडी का वेट डाउनवर्ड इसको पुल कर रहा है, और जो स्ट्रिंग है अगर किसी सरफेस से अटैच है तो ये वेट के अगेंस्ट बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना चाह रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर दो फोर्सेस हैं, वेट ऑफ द बॉडी और टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है अपनी स्टेशनरी कंडीशन में होगी। अब ये टेंशन क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग टू द बॉडी अटैच टू इट। वो बॉडी जो कि अटैच है इस स्ट्रिंग के साथ, उस पर ये स्ट्रिंग एक फोर्स एक्ट कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, और वो एक्सर्टेड फोर्स बाय द स्ट्रिंग जो है, दिस इज कॉल्ड द टेंशन। अब यकीनन आपके यहां ये भी जहन में आ रहा होगा कि ये किसी सरफेस से अटैच है या फिर हमने पकड़ा हुआ इसको होल्ड किया हुआ है। अब होल्ड किया हुआ या किसी सरफेस से अटैच है तो वहां भी तो ये अटैच है, फिर वहां के लिहाज से हम क्या कह सकते हैं, तो वो सरफेस या हमारा जो हैंड है वो अपवर्ड बॉडी को लाना चाह रहा है बाय द स्ट्रिंग, लेकिन इस स्ट्रिंग में उसके अगेंस्ट क्या फोर्स आएगी, डाउनवर्ड फोर्स आएगी। अब क्यों आ रही है, क्योंकि इस स्ट्रिंग की जिस तरह इस बॉडी पर फोर्स है, इसी तरह वो सरफेस या वो हैंड जिसने उसको होल्ड किया हुआ है उसके अगेंस्ट भी इस पे फोर्स मौजूद है। तभी इस फोर्स को हमने कोई कहीं बिल्कुल एक तरफ जो है वन साइडेड नहीं कर दिया, बल्कि हमने क्या कहा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग टू द बॉडी अटैच टू इट। अब वो यहां से देखें तो बॉडी अटैच है, उसके अगेंस्ट फोर्स है, वहां देखें तो वहां पर भी आपको नजर आ रहा है उसके अगेंस्ट फोर्स है। यानी आप ये देख सकते हैं कि कोई चीज आप अपने हाथ में हेल्ड करें विद द स्ट्रिंग, तो एक आपको स्ट्रेस फील होगी अपनी फिंगर पर, तो फिंगर पर जो स्ट्रेस फील हो रही है वो स्ट्रिंग की फोर्स है ऑन दी हैंड। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग को क्यों बताया गया, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं कि मोशन ऑफ दी बॉडी स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज, तो उसे देखा जा रहा है। दो केसेस हैं हमारे पास, दो डेरिवेशंस हैं, जिनमें एक डेरिवेशन पूछी भी गई है और 2017 में ही आई भी है, और सेकंड वन जो है जो अभी तक पूछी नहीं गई लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उन की तरफ हम ले जाने के लिए ये टॉपिक आपको यूँ बताया गया। अब उस टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि केस 1 के एतबार से है कि जब दो बॉडीज़ जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं वो किसी पुली से पास हुई हुई हैं और दोनों वर्टिकली मूव कर रही हैं, सही, ठीक है। केस 1 इसको हम कह रहे हैं, और है ये क्या टॉपिक हमारे पास है, मोशन ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज। स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज के मोशन को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, और जिस तरह हम डायनेमिक्स में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ इसकी वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम इसके डिस्टेंस वगैरह की बात नहीं करेंगे। हमारी यहाँ पर मेनली कॉज क्या होगा, फोर्स, और उस फोर्स का की जो प्रोड्यूसिंग जो वर्क है यानी एक्सेलरेशन, उस पर हमारा काम होगा। तो ये केस 1 हमारे पास है, उसको उस केस 1 के का जो हेड है वो कुछ यूँ है। वैसे तो टॉप टॉपिक हमारा ये है कि हमने यहाँ देखनी है मोशन ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज, किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट बॉडीज किस तरह मूव करती हैं एक दूसरे के लिहाज से। और केस 1 हमारे पास क्या है, व्हेन बोथ बॉडीज मूविंग वर्टिकली and passing over a frictionless pulley.
फ्रिक्शनलेस पुली से गुजरते हुए दो बॉडीज़ हैं जो कि स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं, कुछ इस तरह से। अच्छा, ये बात वाज़े रहे कि जो वर्डिंग है या स्टेटमेंट है वो यहाँ राइट नहीं किया जाएगा, उसके लिए आप फोकस करेंगे नोट्स में। ये जो टॉपिक है पेज नंबर 20 से 21 तक ये टॉपिक जा रहा है, और केस 2 जो है इसी तरह से 22 से 23 तक है, तो स्टेटमेंट को वहाँ फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हमने आपको जस्ट डेरिवेशन जो है उस पर हमारी बात होगी, हमारा फोकस होगा। बात कंप्लीट इंशाल्लाह जो हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर हो, और टॉपिक पूरा क्लियर होगा इंशाल्लाह। वर्डिंग वाइज जो बातें हैं वो राइट नहीं करूँगा मैं, लेकिन आपने उसको गौर से सुनना है। अब ये एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है, उस पर से पास किए हुए दो बॉडीज़ हैं जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। एक बॉडी ए है, दिस इज़ द बॉडी ए, और ये बॉडी बी है, ठीक है। और दोनों में एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ठीक है, हैविंग डिफरेंट मासेस। ये भी साथ में बात है कि हैविंग डिफरेंट मासेस, क्योंकि अगर सेम मास होगा तो उनकी मूवमेंट एक दूसरे को बैलेंस करते हुए स्टॉप हो जाएगी। तो m1 इज़ मोर देन m2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अनबैलेंसिंग होगी, एक बॉडी दोनों में से डाउनवर्ड मूव करेगी और दूसरी अपवर्ड मूव करेगी। जो हमें केस यहाँ यूँ कुछ नज़र आ रहा है कि अपने वेट की वजह से ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, तो उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये डाउनवर्ड हुआ, जबकि इसका टेंशन जो है इस जगह स्ट्रिंग में क्या रहेगा, इस वेट के मुकाबले में कम रहेगा। लेकिन बॉडी बी के लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ यूँ हमें केस सामने आ रहा है कि वेट कम है और टेंशन जो है वो ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है, कैसे नज़र आ रहा है, कैसे हमें पता चल रहा है कि ये बॉडी डाउनवर्ड नहीं बल्कि ये अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरह से दोनों बॉडीज़ यानी बॉडी ए और बॉडी बी, इन दोनों की मोशन को हम यहाँ देख रहे हैं। तो मोशन को देखना या स्टडी करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने दो चीज़ें एक्चुअल तौर पर कैलकुलेट करनी है, एक टेंशन और एक इनमें जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है वो क्या है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा इन दोनों बॉडीज़ की मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब m1 है तो ये वेट w1 ज़रूर होगा, और ये m2 है तो बॉडी b का वेट यकीनन क्या होगा, w2 होगा। तो यहाँ पर जो एक्ट करने वाली फोर्सेज हैं, अगर वो फोर्सेज पता चल जाए, क्योंकि हम डायनेमिक्स में देख रहे हैं तो डायनेमिक्स के एतबार से मोशन की कॉजेज को देखा जाता है। तो अब इसकी मोशन को अगर हमने स्टडी करना है, इसकी मोशन को हमने फोकस करना है, तो उसके लिए हमें इस पर जो एक्ट करने वाली फोर्सेज हैं अगर उनके बारे में हमें पता चल जाए, उनको कंक्लूड कर लें, तो उनका रिजल्ट हमें बता सकता है कि इसकी मोशन का इफेक्ट क्या होगा, इसकी मोशन कैसे होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि यहाँ हमें ये दो चीज़ें हैं एक्चुअल तौर पर चाहिए। ये दो चीज़ें क्यों चाहिए? क्योंकि एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, दूसरा जो बॉडी का वेट इसके अगेंस्ट एक्ट हो रहा है, तो इस टेंशन से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, तो इसकी मोशन का पता चल जाएगा। अब इनकी फोर्सेज की स्टडी के लिए, ताकि इसकी मोशन का सही एनालिसिस हो सके, तो हमने इनकी फोर्सेज देखनी है। तो फोर्सेज एक्ट ऑन बॉडी ए, बॉडी ए पर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उसका पता चल जाए, बॉडी बी पर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उसको पता चल जाए, तो हमें इनकी मोशन का अंदाज़ा होगा, इनकी मोशन में क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं, या इनकी मोशन को कैसे हम इजीली समझ सकते हैं। तो फोर्सेज एक्ट ऑन बॉडी ए, बॉडी ए को देखें तो कौन कौन सी फोर्सेज उस पर एक्ट कर रही हैं, ये बॉडी ए है। गौर से देखें तो बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो यकीनन इसमें वेट ऑफ दी बॉडी ए जो कि W1 है, ठीक है। एक फोर्स ये हो गई W1, वेट ऑफ द बॉडी, और W किसके इक्वल होता है, mg के, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू m1g। सेकंड वन जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है, टेंशन है, T, ठीक है। अब जब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पर, तो उसका नेट फोर्स भी कुछ होगा। नेट फोर्स जब निकालेंगे हम, सो नेट फोर्स विल बी F1, ठीक है ये क्या, नेट फोर्स कि दो फोर्सेस
एक्ट कर रही हैं, लेकिन बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यकीनन वो जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कितनी फोर्स को बैलेंस करते हुए अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये हम फाइंड आउट करना चाहें तो मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स हमारे पास यहाँ क्या है, वेट ऑफ द बॉडी ए, और टेंशन जो है वो कम है, जो कि हमें बाय द वेक्टर डायग्राम भी नजर आ रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा है क्योंकि बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है और टेंशन कम है। तो नेट फोर्स विल बी मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। यानी एक तरफ अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और उसके अगेंस्ट जो है 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं 2 न्यूटन की फोर्स से वो डिस्प्लेस हो रही है बॉडी। लेकिन 2 न्यूटन हमें कैसे पता चला, हमने मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स से फाइंड आउट किया। सो F1 इज द नेट फोर्स, F1 इज इक्वल टू W1 की जगह क्या आ गया, m1g माइनस टी। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन विद न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन कर रहा है। सो F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला हमारे सामने आता है, तो इस लिहाज से हम यूं कह सकते हैं कि अगर ये नेट फोर्स F1 है तो दिस विल बी m1a। सो m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन ए। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी बी। बॉडी बी पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अब उसको देखा जाए। सिमिलरली दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट ऑफ द बॉडी बी जो कि W2 है, और W2 बिल्कुल वेट के फॉर्मूले के लिहाज से ये बन गया m2g। सेकेंडली हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग T। ठीक है, अब अगर यहां हम नेट फोर्स F2 निकालना चाहते हैं तो बात वही होगी कि मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कहां पता चल रही है हमें कि ये बॉडी अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड डिस्प्लेस कर रही है, मीन की टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज मोर देन W2, यानी T इज मोर देन W2 हियर। और यहां पर क्या सीक्वेंस था कि W1 इज मोर देन T। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, T माइनस W2। F2 इज इक्वल टू T माइनस W2 की जगह आ जाएगा m2g। ठीक है, और अगेन कंपेयर इट विद सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर इसको कंपेयर कर लें, सो F2 बिकम m2a। यहां आप शो भी कर सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू m2a इज इक्वल टू T माइनस m2g। दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब मेनली टॉस क्या था, हमने यहां देखनी है मोशन ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज। मैंने आपको ये बात बताई कि जब हम डायनेमिक्स में मोशन को डील करते हैं तो वहां हम फोर्सेस को डील कर रहे हैं। तो इस एतबार से यहां पर हमने इसके टेंशन और एक्सेलरेशन इन दोनों के लिए फॉर्मूलाज निकालने हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा इनकी मोशन का क्या सीक्वेंस रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी फॉर्मूलाज रिगार्डिंग टू T एंड A बाय द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने जब निकालने हैं ये, तो क्या करना होगा, फॉर टेंशन। ठीक है, टेंशन हमने लेना है, तो टेंशन के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट वन देख लीजिए, फॉर एक्सेलरेशन कर लेते हैं। ये टेंशन से कोई भी चीज़ पहले की जा सकती है। लेट्स सी टेंशन हमने पहले कर लेना, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय m2a, और यहां हमारे पास क्या आ गया, t माइनस m2g। ठीक है, यानी इक्वल के राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड किया जाएगा और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड किया जाएगा। यहां हमारे पास a जो है कैंसिल हुए, दिस बिकम m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू
m1g minus t divided by t minus m2g. Now by cross multiplying BCM, by cross multiplying m1 के पास ये फैक्टर चला गया t माइनस m2g और m2 इस फैक्टर के पास आ गया m2 इंटू m1g माइनस टी. ठीक है जी. अब इससे इस नंबर को सॉरी m1 को हम इस ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 को इस ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूला यूँ बनेगा m1 t इज़ m1t प्लस माइनस माइनस m1 इंटू m2g. सो m1 m2g is equal to m1 m2 into m1g. So this will be this become m1 m2g plus minus minus m2 into t m2 into t. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टेंशन जिस जगह जिस फैक्टर में मौजूद है उनको एक साइड पर ले आते हैं, ये हमारे पास मौजूद है, और दूसरे फैक्टर दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो m1t माइनस का m2t है तो इक्वल के यहाँ आकर प्लस का m2t हो गया इज इक्वल टू. इसी तरह से m1 m2g यहाँ माइनस का है, वहाँ जाएगा जहाँ ऑलरेडी m1 m2g ये मौजूद है. अब ये वहाँ जाएगा तो ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगा m1 m2g. ठीक है. t यहाँ कॉमन ले लें तो t इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2 2 m1 m2g. अब ये फैक्टर t से मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके इक्वल के उस साइड पर डिवाइड कर जाएगा. So this become 2 m1 m2g divided by m1 plus m2. This formula is for finding the tension in the string when two bodies are moving vertically and passing over a frictionless pulley. Now for the derivation of acceleration by the equation 1 and equation 2. For the formula of acceleration we have to adding equation 1 and equation 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड करना होगा, और इक्वेशन 1 और 2 को, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना होगा, जिसमें हमारे पास इक्वेशन 1 m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी है, और सेकेंड इक्वेशन है इक्वेशन 2 m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g है. इक्वेशन 1 हमारे पास ये मौजूद है और इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर ड्राइव की. अब दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो अब यहाँ आप अगर और से देखें तो t यहाँ माइनस का, यहाँ t प्लस का है. जब ऐड करेंगे जाहिर सी बात है ये माइनस टी प्लस टी, तो दीज आर कैंसिल टू ईच अदर. ठीक है, t और t आपस में कैंसिल हुए. फर्दर हमारे पास जो रिमेनिंग जो फार्मूला है वो क्या बना, m1a प्लस m2a, जो हमने ये राइट किया. इसी तरह से m1g और आगे क्या है माइनस माइनस m2g ये आ गए. यहाँ a को हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग अनकॉमन आइटम रहे वो है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ g कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बच रहा है m1 माइनस m2 और ये हो गया g. फॉर्मूला हमने a के लिए यहाँ पर ड्राइव करना था, तो a इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का जो फैक्टर है ये यहाँ इक्वल के जाकर डिवाइड कर जाएगा m1 प्लस m2, और न्यूमैरेटर वाली प्लेस पर हमारे पास है m1 माइनस m2 इंटू जी. ठीक है, ये हमारे पास केस 1 के लिहाज से a और t के लिए फॉर्मूलाज हमारे पास बन गया. ठीक है, इसी तरह हमारे पास है केस 2. केस 2 में सिमिलरिटी है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है बिल्कुल केस 1 के लिहाज से. तो केस 1 के लिहाज से सिमिलरिटी मौजूद है, कुछ डिफरेंस है, तो वो इंशाल्लाह इजीली आपको समझ में आ जाएगा अगर केस 1 में जो है आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हुई हैं. नाउ वी आर गोइंग टू केस 2.
जी, टॉपिक हमारा वही कंटिन्यू है कि मोशन ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज। अब केस 2 में हम देख रहे हैं मोशन ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, इसमें केस 2 अब हम देख रहे हैं। केस 2 का मतलब कि केस 1 में हमने देखा जब दोनों बॉडीज जो है वर्टिकली मूव कर रही हूं। अब केस 2 में हमारे पास है इफ वन ऑफ दी बोथ बॉडीज मूविंग वर्टिकली, ठीक है, दोनों में से एक जो है वर्टिकली मूव करेगी एंड अदर हॉरिजॉन्टली, और दूसरी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। ठीक है, क्या मतलब, कुछ यूँ देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस पर ये पुली मौजूद है, फ्रिक्शनलेस पुली, और ये एक बॉडी अटैच है और स्ट्रिंग जो है पुली पर से होती हुई दूसरी बॉडी के साथ अटैच है। ठीक है, अब यहाँ हमने जिस तरह कहा कि एक बॉडी, अब इस बॉडी को हमने ए बॉडी का, दिस इज़ मूविंग वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है, और जबकि बॉडी बी जो है दिस इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। ठीक है, इसकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टली है और इसकी मूवमेंट जो है वो वर्टिकली है। ठीक, अब यहाँ पर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। सीक्वेंस यहाँ भी हुई है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, कि बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करते हुए पता चलेगी। अगर बॉडी ए डाउनवर्ड मूव नहीं करेगी तो बॉडी बी की मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी ए की मूवमेंट के लिहाज से बॉडी बी की मूवमेंट है, तो अब उसमें वेक्टर डायग्राम हम देख लेते हैं कि बॉडी ए की मास जिस तरह ज़्यादा है तो दिस विल मूव डाउनवर्ड, मीन्स इट्स वेट विल बी मोर देन दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग। ठीक है, बिल्कुल केस 1 की तरह कि नेट फोर्स के लिहाज से हमें मैक्सिमम फोर्स वेट है और टेंशन जो है उसकी मिनिमम फोर्स है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें, ये टेंशन की डायरेक्शन मैंने बताई, वहाँ पर नहीं बता सका, सॉरी, लेकिन टेंशन की डायरेक्शन जो है वेट के अगेंस्ट ही होती है और या फिर अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तो वेट के अगेंस्ट तो यह है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि बॉडी बी का वेट तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जिस तरह वेट जो है डाउनवर्ड ही मूव कर रहा होता है, यानी इसका एक्ट कर रहा होता है। तो सरफेस की जो फोर्स है वो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जो है इसके अगेंस्ट आ रहा है, जो कि यहाँ है। ठीक है, आर। अब बॉडी की जो मूवमेंट है, इस बॉडी की जो मूवमेंट है वो तो वेट के लिहाज से तो नहीं है, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इसी लिहाज से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा हो तो बॉडी मूव ही ना कर पाएगी। ठीक है, तो एक फोर्स सरफेस नॉर्मल रिएक्शन आ गई, एक आ गई वेट W2 जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। तो बॉडी बी की जो फोर्स है उस पर हम फिर बाद में बात कर लेते हैं, पहले बॉडी ए पर देख लेते हैं। बॉडी बी की जो फोर्स है वो कैसे एक्ट करेगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ और कोई फोर्स ही नहीं है, यहाँ एक ही फोर्स है और वो फोर्स है टेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस फोर्स से ये बॉडी मूव कर रही होगी तो उसके अगेंस्ट और कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स टेंशन ही ज़रूर होगी। लेकिन हम तमाम फोर्सेस को 1 बाय 1 देख लेते हैं तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बात वही है कि मोशन को इनके डील करना है तो पहले हमने इनकी फोर्सेस को देखना होगा। फोर्सेस ऑफ बॉडी ए, बॉडी ए पर जो फोर्सेस हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, या एक्ट ऑन दी बॉडी ए पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं
उनकी बात हम कर रहे हैं। एक तो वेट है जो कि m1g होगा, सेकंड वन टेंशन है, ठीक है, एक है वेट और दूसरी टेंशन है। नेट फोर्स जब निकालेंगे हम F1, ये किसके इक्वल होगी, जो यहाँ बताया जा चुका कि भाई वेट ज़्यादा है बॉडी का, डाउनवर्ड बॉडी मूव कर रही है, तो नेट फोर्स के लिए मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम करेंगे मीन के W1 माइनस टी, और W1 हमारे पास है m1g माइनस टी, ठीक है, सिंस F इज इक्वल टू ma, सो F1 विल बी as m1a and it is equal to m1g minus t. This become the equation 1 for case 2, ठीक है। केस 1 के लिहाज से केस 2 में ये इक्वेशन 1 हमारी बनी। अब बॉडी बी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फोर्सेस ऑन बॉडी बी, ठीक है, बॉडी बी पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको देखने। अब ये फोर्सेस तो हमारे पास कई हैं। नंबर 1 वेट ऑफ द बॉडी W2, ठीक है, विच इज इक्वल टू m2g। सेकंड वन सरफेस नॉर्मल रिएक्शन है विच इज r। अब सरफेस नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक्ट करती है वेट के अगेंस्ट, वेट के अगेंस्ट होती है और वेट को बैलेंस करती है, ठीक है। तीसरी फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि नेग्लेजिबल है बिल्कुल, तभी बॉडी मूव कर सकेगी। और फोर्थ वन फोर्स जो है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन गौर करें तो तमाम फोर्सेस में एक्ट करती हुई जो फोर्स लग रही है वो एक टेंशन इन द स्ट्रिंग ही है। देयरफॉर व्हेन वी वांट टू फाइंड द नेट फोर्स F2, दिस विल बी इक्वल टू टेंशन, क्योंकि अदर ऑल फोर्सेस आर इनर्ट, आर नॉन रिएक्टिव, आर नॉन एक्टेबल ऑन द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टेंशन, ठीक है। जो बॉडी कि मूवमेंट है एक्चुअल तौर पर वो टेंशन ही की वजह से, ना यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, ना वेट की वजह से, इसी तरह फ्रिक्शन तो है ही नेग्लेजिबल। सो F2 विल बी इक्वल टू m2a, देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम m2a इज इक्वल टू t, ठीक है। दिस बिकम द सेकेंड इक्वेशन फॉर द केस 2। अब सिमिलरली हमने A और T के लिए दो फॉर्मूलाज हमने निकालने, A और T के लिए फॉर्मूलाज निकालेंगे तो क्या होगा जी, फॉर A के लिए ऐड किया जाएगा दोनों इक्वेशंस को और हमारे पास A आ जाएगा, जैसे लास्ट केस में हमने किया, इक्वेशन A प्लस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 में ऐड कर दें। इक्वेशन 1 क्या है, ये हमारे पास है m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है m2a इज इक्वल टू टी। अब यहाँ इनको ऐड करें तो जाहिर सी बात है, आप ये देख सकते हैं कि t यहाँ प्लस का है और यहाँ t माइनस का है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट, बाकी फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g, ठीक है। फॉर्मूला हमने a के लिए निकालना है तो a इज इक्वल टू, सॉरी a इंटू कॉमन लिया a को हमने, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g, ठीक हो गया। अब ये फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाके डिवाइड करेगा, सो a इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a के लिए, लेकिन कौन से केस में, केस 2 में, कि एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो, ठीक है। अब सेकंड वन हमने फॉर्मूला निकालना है किसके लिए, फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग। केस 2 के लिहाज से कि बॉडी में जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करने का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अगर गौर करें तो इक्वेशन 2 से हम इजीली निकाल सकते हैं कि हम इक्वेशन 2 में अगर ए का ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया, इस फार्मूले को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो इजीली हमारे पास टेंशन के लिए फार्मूला बन जाएगा। सो टी यानी सब्स्टिट्यूटिंग ए इन इक्वेशन 2 में ए का जो फार्मूला है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। सो दिस विल बिकम m2 अपनी जगह है, a की जगह ये फार्मूला आ गया, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 into g, and this is equal to tension in the string g. So formula become
टी इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g. So this is the formula for the tension in the string for case 2, or the when one body is moving vertically and the other is horizontally. ये हमारे पास केस 2 भी हो गया. फर्दर केस 1 का मैं आपको बता चुका हूँ कि केस 1 जो है 2017 में पूछा गया था, और अब जो है केस 2 भी आपके सामने हमने डिस्क्राइब कर दिया. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोमेंटम से मुताल्लिक. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. कोई स्टेप ऐसा हो जो क्लियर ना हो रहा हो, इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छी तरह से गौर से सुने, तो इंशाल्लाह जो है वो कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो जाएंगी. ओके जी. नाउ मोमेंटम. ठीक है, जिसमें मोमेंटम का टॉपिक हम पूरा ले रहे हैं, जिसमें मोमेंटम की डेफिनेशन भी है, फॉर्मूला भी है, डिपेंडिंग फैक्टर भी हैं, इसका लॉ भी है, लॉ की एप्लीकेशन भी है. ठीक है, तो मोमेंटम में हम एट फर्स्ट जो है डिफाइन करते हैं मोमेंटम को, लेकिन उस डेफिनेशन से भी पहले एक एग्जाम्पल को ज़रा अपने जहन में इंसान रखे कि एक रैंप है, एक इंक्लाइन एरिया है, सरफेस है, और इस पर एक कार्ट जो है हम डाउनवर्ड जो है वो आ रहा है. ठीक है, इसी तरह एक और रैंपी सरफेस है और वहाँ भी एक कार्ट है जो डाउनवर्ड मूव करता हुआ आ रहा है, लेकिन ये लोडेड है और ये एम्प्टी है. एम्प्टी कार्ट है और लोडेड कार्ट है, दोनों कार्ट हैं. इनमें हमने इस जगह स्टॉप करना है, इनको रोकना है. तो स्टॉपिंग कहाँ पॉसिबल है और कहाँ नहीं, कहाँ हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ स्टॉप करना काफ़ी मुश्किल है, या एक लिहाज से यूँ समझ लीजिए कि नामुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हादसे की सूरत में नामुमकिन ही कहा जा सकता है. तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इसको स्टॉप करना है. लेकिन स्टॉप करना किसको ईजी होगा? यकीनन आपका जवाब ये होगा कि इसे ईजीली स्टॉप कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस. ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? अगर गौर करें, यहाँ क्या हुआ, मास कम हुआ. ठीक है, मास कम होने के साथ साथ मोशन की जो अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ मोशन इन दी बॉडी क्या हो गई, कम हो गई. इसलिए इसको रोकना एज कंपेयर टू दिस ईजियर रहा. या मास ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई. इसलिए जो बॉडी है उसको रोकना यहाँ डिफिकल्ट हुआ. तो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज सेड टू बी एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी. यानी किसी बॉडी की मूवमेंट या मोशन का जो स्टैंडर्ड है, दिस इज कॉल्ड द मोमेंटम. और वो बॉडी का जो मोशन का जो स्टैंडर्ड है वो उसकी मास और वेलोसिटी से बनता है, कि मास जिस कदर ज़्यादा होगा एंड वेलोसिटी जिस कदर ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम बॉडी का ज़्यादा होगा. तभी इसके मुकाबले में इस बॉडी को रोकना मुश्किल रहा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन भी इसकी आ गई कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज सेड टू बी एज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. ठीक है, कि किसी बॉडी के मोमेंटम को हम यूँ कह सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर मोशन की अमाउंट, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी.
बाय द फार्मूला अगर इसको हम करें तो हम ये कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इट इज सेड टू बी एज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया। डिपेंडिंग फैक्टर के एतबार से आप देखें तो दोनों चीजों पर एक्ट कर रहे हैं। अगर मास ऑफ द बॉडी ज्यादा होगी तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, और दोनों अगर ज्यादा होंगे तो उस बॉडी का मोमेंटम बाकी ये पिछले दोनों केसेस के मुकाबले में ज्यादा होगा। यानी आप यूं समझ लीजिए कि एक बॉडी है वो 50 kg की बॉडी है लेकिन 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम हमारे पास क्या आ रहा है 150। इसके अगेंस्ट एक बॉडी है तो 5 kg की लेकिन उसकी मूवमेंट जो है वो 30 मीटर पर सेकंड के लिहाज से, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है मोमेंटम क्या हो गया 150। अब देखें एक बहुत बड़ी हैवी मास हो, कम चल रही हो, लेकिन उसकी थोड़ी सी ठोकर भी बहुत बड़ा नुकसान देती है। इसी तरह से एक बुलेट है वो 5 ग्राम की है 2 ग्राम की है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो कितना नुकसान देती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ मोशन की ही बात आई, तो मोशन या मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन या मोमेंटम, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी पर। ठीक है, ये इसकी डिपेंडिंग फैक्टर्स हो गए। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट के लिहाज से आप देखें मास का यूनिट हमारे पास क्या है किलोग्राम। ऐसा यूनिट की बात की जा रही है जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट में जो स्टैंडर्डाइज्ड यूज़ किया जाता है वो ऐसा यूनिट ही है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट हो गया किसका, मोमेंटम का। एक और यूनिट है जिसको न्यूटन सेकेंड कहते हैं। अब न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट है, वो कैसे है, अगर गौर करें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इस पर सेकेंड को हम इसके मल्टीपल सेकेंड में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई सेकेंड एंड डिवाइड एज वेल। सो एज अ रिजल्ट दिस बिकम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो गया, और इंटू सेकेंड ये रहा। अब ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा भी था न्यूटन्स लॉज में, सेकंड लॉ जब हमने डिफाइन किया तो वहां पर हमने बात की किसकी, न्यूटन की बात की कि 1 किलोग्राम बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली जो अमाउंट ऑफ फोर्स होती है, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन। सो दिस बिकम न्यूटन सेकेंड। सो दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ द मोमेंटम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पहले हम इस तरफ जाना चाहते हैं कि ये सिस्टम क्या होता है। ठीक है, द प्लेस फॉर एनी वर्क एनी पर्पज इज नोन एज द सिस्टम। किसी काम के लिए जो जगह होती है उसको सिस्टम कहते हैं। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में हमारे पास जिस सिस्टम की बात आती है वो आइसोलेटेड, तो सिस्टम पहले समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आप मास और एनर्जी दोनों ऐड कर सकते हैं, मास और एनर्जी कैन बी एडेड। ठीक है, ओपन सिस्टम के लिहाज से हमारे ओपन एनवायरनमेंट में आप देखें तो एनर्जी भी हमें प्रोड्यूस हो रही होती है, मिल रही होती है, या हम सिस्टम से ले रहे होते हैं और सराउंडिंग से ले रहे होते हैं, और इसी तरह से मास भी, यानी और पर्सन्स का एडिशन या और जो चीज़ें होती हैं उनका एडिशन भी मौजूद होता है। इसलिए अगर आप देखें कि एक रूम का इन्वायरमेंट वो बाकी बाहर के लिहाज से जो चेंज होता है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही होती है और एक अलग मेंटेन हो रहा होता है। तो इस एतबार से एक ओपन सिस्टम में क्या होगा, तमाम चीज़ें मास भी ऐड कर सकते हैं और एनर्जी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किचन वेयर्स में देखें तो आम तौर पर जो हम पतीले वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डेगचियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या है, मास भी ऐड किया जा सकता है, और आप स्टोव पर उसको रखें, स्टोव पर ना भी रखें तो सराउंडिंग से वो हीट गेन कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है, जिसमें मास तो ऐड नहीं हो सकता पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन एनर्जी जो है वो ऐड हो सकती है। ठीक है, प्रेशर कुकर की एग्जांपल आप देख लें, या फिर इसी तरह से आप
किसी क्लोज सिस्टम के लिहाज से आप देखें तो अगर कोई ऐड नहीं हो सकता, लेकिन सराउंडिंग से हीट या एनर्जी जो है वो ज़रूर उस सिस्टम को मिल रही होती है। आइसोलेटेड सिस्टम को कहते हैं जो कि आइडियलाइज तौर पर हम कहते हैं कि जिसमें मास और एनर्जी इन दोनों का एडिशन क्या होता है, इनर्ट होता है, पैसिव होता है। इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता। इन दोनों का एडिशन ना होने से क्या होता है कि उस सिस्टम पर एक्सटर्नल पुश जो है वो उसका जो अफेक्ट है वो कम से कम होता है। ठीक है, तो अब लॉ की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ कॉन्स्टेंसी ऑफ मोमेंटम की बात की जा रही है कि किसी सिस्टम का मोमेंटम वो उसमें कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अनचेंज रहता है। तो स्टेटमेंट कुछ यूँ है इसका कि मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम और कांस्टेंट। ठीक है, और कंजर्व। ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि ये वो सिस्टम, उस सिस्टम की बात की जा रही है जहां नो मास एडिशन, नो एनर्जी एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो एक्सटर्नल पुश। जब एक्सटर्नल पुश नहीं है तो मास और वेलोसिटी पर जो इफेक्ट है वो एक्सटर्नल पुश से बिल्कुल आज़ाद है। तो इसलिए जो मोमेंटम इनिशियल केस में रहेगा वही फाइनल केस में रहेगा। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आप यूं कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक दूसरा ऑब्जेक्ट आके स्ट्राइक करता है, टकराता है। ठीक है, ज़्यादा मास है, ठीक है, वेलोसिटी कम है, लेकिन वो आगे से जब टकराता है, अब इसका मास कम है लेकिन उस पुश की वजह से कोई और एक्सटर्नल पुश नहीं है, कोई रेजिस्ट नहीं है, तो इसलिए ये अब मूव करने लगेगा इसकी मास टाइम वेलोसिटी से। इवन के मैंने आपको पहले बताया कि इसकी मास m1 है, इसकी मास m2 है, जैसे इसकी वेलोसिटी कह दें u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, जब आगे ये स्ट्राइक कर रहा है तो स्ट्राइक करते हुए अब ये इसकी जो वेलोसिटी यानी ये जो u2 है जो बन गई ये v2, वो v2 बिल्कुल ऐसे है जैसे कि इसकी मास का नंबर है, यानी इसकी मास टाइम मूव करने लगेगी। समझने के लिए आसानी मैं यूँ करता हूँ कि एक 50 kg का बॉडी है और ये हमारे पास 3 kg का बॉडी है। ठीक है, लेकिन ये हैवी बॉडी होने के साथ साथ ये 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन अगर इस लाइटर बॉडी से टकराया जो कि स्टेशनरी था, उस बॉडी पर जब ये फोर्स अप्लाई हुई तो उसकी मूवमेंट यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, स्टेशनरी से 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त इसका मोमेंटम क्या था, 50 इंटू 3 150 न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ इसका मोमेंटम कितना हो गया इस लाइटर बॉडी का 150। किस वजह से कि ओवरऑल तौर पर सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, कोई एक्सटर्नल पुश नहीं है, ना ही कोई ऐसा रेजिस्ट है जो कि उस पुश के अगेंस्ट बॉडी को रोक सके। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व और सेम। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में जो है हमारे पास, ये तो एक सिंपल एग्जांपल आपको दी, इसकी एक्सप्लेनेशन में दो बॉडीज़ का बताया गया है जो आपके पास नोट्स में भी मौजूद है, बुक में भी है, कि कंसीडर टू बॉडीज आर मूविंग in a direction with initial velocities having mass m1 and m2 respectively. If they are a and b, their initial velocities are u1 and u2. When they strike to each other in an isolated system, अब यहाँ ये ज़रूर होगा स्ट्राइक करने के लिए, ये बात ज़रूर होगी कि u1 will be greater than u2, तभी जाके स्ट्राइक कर सकेगा। तो स्ट्राइक करने पर m1 m2 इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई u1 से v1 और u2 से v2। ठीक है, अब इनिशियल केस में इनका मोमेंटम क्या था, मैं यहाँ राइट किया दे रहा हूँ कि इनिशियल केस में इनका मोमेंटम रहा m1 u1, ये बॉडी ए के लिए m1 इंटू u1 क्योंकि मास इनकी वेलोसिटी, ठीक है, प्लस m2 u2, इसे हमने कह लिया इक्वेशन में। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन से पहले, वो कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा,
टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई कोलिजन के बाद। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों टोटल मोमेंटम को शो कर रहे हैं और केस एक ही है। सो कंपेयरिंग इक्वेशंस, so this will become m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So this equation show the conservation of momentum in an isolated system for a system. ठीक है, और उसमें ये बात, इस बात से आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी कि पहले अगर मोमेंटम बॉडी का यूं था तो नेक्स्ट बॉडी का मोमेंटम इस तरह से हो जाना इस बात की अलामत है कि कोई एक्सटर्नल पुश नहीं है या फिर जो फॉरवर्ड रेजिस्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम हुआ। यानी अगर इस जगह आप मोमेंटम देखें तो जो अफेक्ट उस पर हो रहा है तो यकीनन इस पर भी हो रहा है। ये जब स्ट्राइक कर रही है तो इस स्ट्राइक करने पर इसकी वेलोसिटी यकीनन क्या हुई, कम हुई। इसकी वेलोसिटी यकीनन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसने अपना पुश सारा का सारा किसे दे दिया, बॉडी बी को या सेकंड बॉडी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हुई होगी। अब इस लॉ की एप्लीकेशन देखें। इस लॉ की एप्लीकेशन वैसे तो हम यहाँ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, लेकिन अगेन इसको देख लें। हमने यहाँ ये कहा कि इस लॉ में यही बात बताई गई है कि किस तरह से किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अगर अब बुक में भी जो एग्जांपल आपकी दी हुई है, अगर एक बलून को देखें, बलून में एयर फिल की हुई है, ठीक है, बलून में एयर फिल की हुई है और इस बलून से जब एयर को स्क्वीज आउट किया जाता है तो क्या सीक्वेंस होता है, ये। ठीक है, अब ये किस तरह ये सीक्वेंस हुआ कि एयर जो है वो बैकवर्ड जा रही है और ये बलून आप देखते हैं कि जिस तरह जैसे इसको स्क्वीज आउट एयर इसमें से कर दी जाती है तो ये दाएं बाएं मूव करते हुए चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मास ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, मास ज़्यादा वेलोसिटी कम। अब क्या हुआ, तेज ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग गया और इसका मास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो ये कंजर्व मोमेंटम की भी एप्लीकेशन को शो कर रहा है कि जिस तरह से वेलोसिटी उसकी कम थी, ज़्यादा हो गई, मास में उसके क्या आ गया, डेफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ असल एक्चुअल तौर पर बताने का मकसद क्या है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहा है, यहाँ पर सेम रहा कि इस जगह अगर वही एग्जांपल आप ले लें कि 5 और 3 और 3 और 5 के लिहाज से आपके पास आंसर जो है यानी कांस्टेंट मोमेंटम के लिहाज से 15 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन हो गई इस लॉ ऑफ मोमेंटम की। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फ्रिक्शन। ओके जी, फ्रिक्शन। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 2-3 टॉपिक्स हैं। फ्रिक्शन है क्या, मोशन अपोजिंग फोर्स exerted between two surfaces when one surface rub on another। यानी एक मोशन अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करती है सरफेसेस में जब दोनों सरफेसेस को आपस में एक दूसरे पर रब किया जाता है। ठीक है, और इसका कॉज क्या है, बिकॉज ऑफ द अनइवननेस, सरफेस की अनइवननेस जो है वो अनइवननेस। ठीक है, अनइवननेस ऑफ द सरफेसेस। अब दो सरफेसेस जब एक दूसरे पर रखकर जो इस तरह रब की जाती हैं तो इस रब करने से क्या होता है, एक मोशन अपोजिंग फोर्स जो है इनके बीच में आती है, एक्सर्ट करती है। तो इस
फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो आप ये देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही की वजह से जो वॉकिंग है वो पॉसिबल है, चलना, ठीक है, या दो सरफेसेस को आपस में ज्वाइन करना, ज्वाइनिंग ऑफ सरफेसेस, ठीक है, वेट कैरिंग, इसी तरह से बर्ड का फ्लाई करना या क्राफ्ट जो है वो एयर में फ्लाई करता है, ये तमाम चीज़ें जो है यानी फ्रिक्शन ही की वजह से। उस फ्रिक्शन को अगर हटा दें तो कई चीज़ यानी यूँ समझिए हमारा ओवरऑल तौर पर सिस्टम जो डैमेज हो जाएगा। ये फिर यूँ आप कह सकते हैं कि मोशन अपोजिंग फोर्स तो अपनी जगह है, लेकिन ये मोशन सपोर्टिंग फोर्स भी है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो किसी तरह से अभी मोशन को आप स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस लिहाज से फ्रिक्शन बेसिकली क्या हुई कि द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द सरफेसेस व्हेन दे आर रबिंग टू ईच अदर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द अनइवननेस ऑफ द सरफेसेस। अच्छा, अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं हम। फ्रिक्शन बाय द शेप ऑफ द बॉडीज दो तरह के हमें मिलती है, वरना तो यानी मेनली जो है इसकी जो टाइप्स हैं वो हम स्टैटिक और डायनेमिक में लेते हैं या काइनेमेटिक में लेते हैं, काइनेटिक। और टाइप्स के एतबार से हम देखें तो बाय द शेप ऑफ द बॉडीज के लिहाज से रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि ये रोलिंग और स्लाइडिंग ये दोनों फ्रिक्शन असल में काइनेटिक फ्रिक्शन की ही टाइप्स हैं। ठीक है, और एक टाइप इसकी जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। समझने के लिए आसानी कुछ यूं है, काइनेटिक रेफर कर रही है हमें काइनेमेटिक्स की तरफ यानी मोशन की तरफ, और स्टैटिक जो है वो रेस्ट की तरफ कर रही है, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कॉज टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड द फ्रिक्शन दैट सपोर्ट द मोशन ऑफ द बॉडी इट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फिर उस काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर जो डिवाइड करते हैं हम रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे, यानी ये दोनों फ्रिक्शन असल में मोशन सपोर्टिंग फ्रिक्शन है, मोशन सपोर्टिंग फ्रिक्शन कहलाती हैं। यानी आप जब इंसान वॉक कर रहा है, चल रहा है, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर जो है मूव कर रहा है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहाँ काम कर रही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस लिहाज से कि बॉडी की मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, ना कि उसको स्टॉप कर रही है। रोलिंग फ्रिक्शन के एतबार से हम देखते हैं कि अब दोनों को डिफाइन कर दें तो बात इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। व्हेन अ बॉडी ऑफ स्फेरिकल शेप स्पेशली मूव ऑन अ सरफेस, so the friction exerted between these two surfaces is the rolling friction, ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्लैट बॉडी है, फ्लैट सरफेस बॉडी है, और वो किसी सरफेस पर जो मूव की जाती है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन आ रही है दिस इज दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों फ्रिक्शंस में अगर गौर करें तो द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द सरफेसेस इज मोर इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के लिहाज से स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज्यादा है, और फ्रिक्शन बेस ही इस पे करती है कि जितना कॉन्टैक्ट एरिया दोनों सरफेसेस का ज्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन का एक्ट ज्यादा होगा या फ्रिक्शन का एक्शन ज्यादा होगा। कॉन्टैक्ट एरिया जितना कम होगा उतना फ्रिक्शन का जो एक्शन है वो कम होगा। अब रोलिंग फ्रिक्शन में हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट एरिया कम है, देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हमारे पास साइंटिफिक रीजन भी आता है, और गालिबन ये 2019 में ये क्वेश्चन आया, 2019 में ये क्वेश्चन आया हमारे पास कि वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। जो बात मैंने आपको यहाँ बता दी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द बॉडी सरफेस एंड द सरफेस ऑन विच इट मूव, दिस कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द फ्रिक्टिंग सरफेसेस जो हैं
उनका कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन, देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। और तभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिहाज से रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन का एक्ट है वो ज़्यादा है, मोशन सपोर्टिंग ज़रूर होती है लेकिन मोशन कंट्रोल्ड होती है। फर्दर, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के मेथड्स, ये क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में आया है और 2010 में ये क्वेश्चन आया है कि डिस्क्राइब द मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो एयर फ्रिक्शन के लिहाज से हम बात करें। एयर फ्रिक्शन के लिहाज से जितना सपोर्ट करना है या फोर्स मोशन को सपोर्ट करना है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए शेप मोल्डिंग, ठीक है, शेप जितनी जो है आप शेप ऑफ बॉडी ये सिलेंड्रिकल होगी तो उतना ही इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द एयर कम से कम होगा। यानी मोल्डिंग द फ्रिक्शन, ये मोल्डिंग द शेप ऑफ द बॉडी लाइक सिलेंड्रिकल शेप, so this will be helpful to reduce the friction or air friction in the aircrafts and the other transport items of air. Second one, using of lubricant. जब दो सरफेसेस को सही रन करने के लिए कोई लुब्रिकेंट यूज किया जाएगा तो फ्रिक्शन कम से कम होगी। ये आपने देखा होगा कि जनरेटर वगैरह में ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग का जो सीक्वेंस है, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, ये उसके एडजेसेंट पार्ट्स को आपस में वर्क करने और टीयरिंग से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इस एतबार से यूजिंग ऑफ लुब्रिकेंट ये सेकंड वन है हमारे पास। और थर्ड वन, यूजिंग ऑफ बॉल बियरिंग। वो पार्ट्स जो कि एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी है, लेग टाइमिंग में वो यूज़ किए जाते थे और उन सॉकेट्स और उन टीथ के लिहाज से ये मशीन टूल्स जो हैं या पार्ट्स हैं ये वर्क करते थे। अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है बॉल बियरिंग से। बॉल बियरिंग से ये है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगी तो वेयरिंग टीयरिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी हमारे सामने कम से कम आएगा और वर्क भी जो है यानी अच्छे अंदाज से होगा। इसके साथ साथ लास्ट वन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। सेकेंड लास्ट इसके बाद जो है यानी एक और टॉपिक है एडवांटेजेस। मैंने आपको जिस तरह बताया कि वॉकिंग, चलना जो हमारा है इसमें हेल्पफुल है, ठीक है। इसी तरह से जो एडजेसेंट पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट फ्रिक्शन ही की वजह से पॉसिबल है। दो सरफेसेस को फिक्स करना या ज्वाइन करना ये इसी की वजह से पॉसिबल है, फ्रिक्शन की वजह से। इसी तरह से जो बॉडी की जो जॉइंट्स हैं उनकी वर्किंग, जॉइंट्स ऑफ बॉडी इनकी वर्किंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है। और इसी तरह से बहुत से इसके एडवांटेजेस हमारे पास हैं। इसी तरह से डिसएडवांटेजेस में आइए। तो मेनली डिसएडवांटेज जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में, कि जब एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आपस में एक दूसरे पर जो है रन करते हैं तो उस वक्त उन में जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो तो उससे हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो वॉकिंग इज़ नॉट पॉसिबल।
एडजेसेंट पार्ट्स में क्या जाएगी, वेयरिंग टियरिंग का सामना आएगा। एडजेसेंट पार्ट्स, ठीक है। और एयर फ्रिक्शन जिस तरह ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो है जाहिर सी बात है एयरक्राफ्ट का जो है वहाँ पर फ्लाई करना भी पॉसिबल नहीं होगा, डिफ़िकल्टी का सामना होगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन के जो है हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो फ्रिक्शन से मुतालिक एक और टॉपिक के जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हर एक सरफेस का एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन का रेट होता है जिसके तहत जो है बॉडी उसके ऊपर यानी रन कर सकती है या बॉडी को सपोर्ट कर सकती है उसके मोशन में, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डील करने से पहले मैं एक टॉपिक और जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड जिस तरह हम कहते हैं फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स यानी एडजस्टमेंट फोर्स। एडजस्टमेंट फोर्स मीन के जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी को चलाने में उसके अगेंस्ट जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस बॉडी में ज़रूर आएगी। यानी आप यूँ ले लें कि एक बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद है और स्ट्रिंग से कनेक्ट है। अब एक दूसरी बॉडी जो है वो पुली से होते हुए आपने हैंग कर दी और उसका मास जो है इस बॉडी के मुकाबले में आपने ज़्यादा रखा। अब इस बॉडी की वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल बॉडी है इसकी मूवमेंट टूवर्ड पुली होगी। वेट जितना बढ़ाते चले जाएंगे तो मूवमेंट उसकी ज़रूर होगी, लेकिन एक हद तक जाकर उसकी मूवमेंट जो है वो कॉन्स्टेंसी की तरफ आएगी। इसका मतलब ये हुआ इस फ्रिक्शन ने पहले इसको आगे बढ़ाया और देन जो है इसको एडजस्टमेंट इसकी यहाँ की यहाँ तक के एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई ना हो जाए कि बॉडी स्लिप आउट हो जाए। इस फोर्स को जो कि एक्सट्रीम फोर्स होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस फोर्स को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फ्रिक्शन ख़त्म हो गई, बल्कि ये सिलसिला कुछ यूँ है कि आपने फोर्स अप्लाइड फोर्स इतनी ज़्यादा लगाई, ठीक है, अप्लाइड फोर्स यहाँ इतनी ज़्यादा लग रही है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके रिगार्डिंग लगती जा रही थी। एक वक्त आया कि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गई और उस जगह जाकर ये कॉन्स्टेंसी में आ गई। इसकी कॉन्स्टेंसी में आना का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि फोर्स इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, बल्कि ये अपनी पीक वैल्यू पर जाकर जो है वो कांस्टेंट हो गई। और उस कांस्टेंट होने के बाद जाहिर सी बात है जो फोर्स ज़्यादा होगी उसी फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगेगी। तो तभी इसको जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहा जाता है। तो इसी में हमने आपको एक और बात बताई जो कि लास्ट वन टॉपिक भी आपको मैंने बताया कि इस टॉपिक का है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का है कि हर एक बॉडी की एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन होती है कि उस पर कोई बॉडी रन कर सके या वो किसी बॉडी के साथ सरफेस कांटेक्ट के बाद उसमें फ्रिक्शन का अफेक्ट लाती है। इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन असल में क्या है, हम ये कहते हैं कि जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई जो की जाती है, ठीक है, इसी लिहाज से सरफेस नॉर्मल रिएक्शन या बॉडी का वेट भी होता है। यानी बॉडी के वेट के लिहाज से आप देखें तो वेट जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें फ्रिक्शन का पॉइंट जो है हमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सरफेस के साथ ज़्यादा उसमें कांटेक्ट मिलेगा वेट के बॉडी के वेट के ज़्यादा होने की वजह से। सो एफ एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा इनटू डब्ल्यू। कांस्टेंट हमारे पास है म्यू जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इनटू डब्ल्यू, और म्यू के लिए फॉर्मूला हम बनाएं तो दिस विल बिकम एफ एस अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, यानी हम यूँ कह सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेट ऑफ द बॉडी। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन के लिहाज से भी ले सकते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी और नॉर्मल सरफेस नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली
हम देखते हैं कि इन दोनों में इक्वलिटी होती है, तभी एक बॉडी जो है सस्टेन फॉर्म में हमें नज़र आती है। तो एफ एस ओवर डब्ल्यू की जगह क्या हम कर सकते हैं, आर। ये फार्मूला यूँ भी है, और इस फार्मूले को हम यूँ भी बना सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो फार्मूला इज आल्सो बिकम एज म्यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम जी। बाकी यूनिट की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या होगा, फॉर्मूले को देखते हुए आप देखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यूनिट क्या है इसका, न्यूटन होगा। वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। सो न्यूटन कैंसिल विद न्यूटन, सो इट हैज नो यूनिट। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है एंड होता है। बाकी इंशाल्लाह जो है बाकी का जो टॉपिक है, चाहे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अलबत्ता होम टास्क के एतबार से कुछ चीज़ें हैं वो देख लीजिए कि यू हैव टू प्रैक्टिस केस 1 एंड केस 2, यू हैव टू प्रैक्टिस, दिस इज योर होम टास्क। क्योंकि ये जो 2 डेरिवेशंस हैं लग रही बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस के बग़ैर ये डेरिवेशंस जो है क्लियर नहीं होंगी। केस 1 और केस 2 जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। केस 1 और केस 2 की प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट टास्क। नेक्स्ट वन, यू हैव टू मेमोराइज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एंड द लास्ट वन, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। डेली लाइफ एग्जाम्पल में कम से कम ये 10 एग्जाम्पल्स हों, 10 एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में हों जो कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये तमाम काम मुकम्मल हुआ। बाकी अगस्त की 15 तक का जो आपको कहा गया था अभी, वो बात कंटिन्यू इस लिहाज से है कि अपने वर्क को जो है फोकस कीजिए, अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। टाइम आपके पास मौजूद है, इस टाइम की जो है कदर कीजिए और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़िए। टाइम की कदर करें, टाइम आपकी कदर करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।